हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी विधा। यूपी जीडीसी की परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। और 3 जून को यूपी टीजीटी की परीक्षा है। तो कहानी विधा को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन कौन कौन से हैं, कहानी की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, परिभाषाओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो कहानी विधा को हम लोग देखते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रमाणित सामग्री, ठीक है, सारी की सारी सामग्री प्रमाणित है। सारी जो किताबें हैं हमारे पास हैं, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह की दोनों किताबें, रामचंद्र तिवारी की, ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, है ना। ये सब प्रमाणित किताबें हैं। इन्हीं सभी का मैटर रहता है इनमें। तो विधा, कहानी विधा हम लोग देख लेते हैं। गद्य साहित्य में कहानी विधा परिचय देखते हैं कि जो कहानी है मित्रों, यह अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में लघु कहानी, है ना, अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी का हिंदी रूपांतरण है ना। कहानी स्टोरी, लघु कहानी शॉर्ट स्टोरी। ठीक। उत्पत्ति, जो कहानी है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो आधुनिक कहानी विधा का विकास मुख्य रूप से अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिंदी में हुआ है। ठीक है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मित्रों कि जो हिंदी विधा है वो किस भाषा से निकल कर आई है, तो अंग्रेजी से। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से इसका विकास हुआ है, हिंदी का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में विभिन्न भाषाओं में कहानी के नामकरण, है ना, कि अलग अलग भाषाओं में कहानी को क्या कहा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट देखते हैं। इधर क्रम संख्या हो जाएगी हमारी भाषा, ठीक है, प्रयुक्त नाम। तो अंग्रेजी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। बांग्ला भाषा में गल्प कहते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। बांग्ला भाषा में हम इसको गल्प कहते हैं। हिंदी भाषा में कहानी या आख्यायिका कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे मित्रों। कहानी को हम आख्यायिका भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को गल्प और कहानी दोनों नामों से इसको संबोधित किया है, ध्यान रखेंगे। कहानी को प्रेमचंद जी ने गल्प कहा है। ठीक है। श्याम सुंदर दास क्या कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने मुख्य रूप से कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग किया है। तो मित्रों चलिए आगे देखते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी ने कहानी को क्या कहा मित्रों? आख्यायिका कहा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा प्रमुख हिंदी विद्वानों एवं आचार्यों के अनुसार परिभाषाएं। कहानी की जो परिभाषा हैं, ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखेंगे। यूपी टीजीटी में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कहानी की परिभाषा से लेकर के। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार क्या रहेगी परिभाषा? कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा जीवन का एक सुसंगठित और अपने में पूर्ण कथा रूप है। ठीक है, क्या कहा गया? कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा जीवन का एक सुसंगठित और अपने में पूर्ण कथा रूप है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार बताया गया है परिभाषा। अगला पॉइंट है दूसरी परिभाषा हो जाएगी हमारी सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा उसकी, है ना, इसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की परिभाषा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। क्या कहा गया? सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। तीसरी परिभाषा देख लेते हैं। सादे ढंग से कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव परिवर्तित होने वाली गद्य विधा कहानी कहलाती है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, इनकी सारे कथन परिभाषाएं महत्वपूर्ण रहती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा रहने वाली है, इसको देख लेंगे। ठीक है, सादे ढंग से कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव परिवर्तित होने वाली गद्य विधा कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगली परिभाषा है आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। ये किसकी परिभाषा है मित्रों? बाबू श्याम सुंदर दास की। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास की ये परिभाषा हो गई। उसके बाद में आगे परिभाषा देखते हैं, क्या बताया जा रहा है कि छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित रचना, घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन हो, वहाँ ना उसको हम क्या कहते हैं? कहानी। ये परिभाषा बाबू गुलाब राय की है। आगे देखते हैं, कहानी तो एक भूख है। ठीक है, इतने मित्रों पूछ लिया जाए, कहानी तो एक भूख है, किसकी परिभाषा हो जाएगी? जयनेन्द्र कुमार वर्मा की। ठीक है, चलो पूरा पढ़ते हैं इसको। कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। इतनी लाइन दे करके पूछा जा सकता है मित्रों कि किसकी कहानी की दृष्टि में किसकी परिभाषा है, तो जयनेन्द्र कुमार वर्मा की है। ठीक है, हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएँ होती हैं, चिंताएँ होती हैं और हम उनका समाधान खोजने का, पाने का सतत प्रयत्न करते हैं। हमारे प्रयोग होते रहते हैं, उदाहरणों और मिसालों की खोज होती रहती है। कहानी उस खोज के प्रयत्न का एक उदाहरण है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जयनेन्द्र कुमार वर्मा की। चलिए आगे देख लेते हैं परिभाषा। कहानी जीवन की प्रतिछाया है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है, समाप्त नहीं होती। हरिवंश राय है ना, किसकी है? सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे की है। ये मित्रों परिभाषा अज्ञे की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। इतनी लाइन दे करके पूछ लिया जा सकता है कि ये मित्रों किसकी परिभाषा है। ठीक है, तो अज्ञे जी की हो जाएगी। अगली परिभाषा है, कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी सत्य का उद्घाटन है ना, उद्घाटन करती है तथा आख्यायिका में सौंदर्य की एक झलक का सा है। ये रायकृष्ण दास की है परिभाषा। आगे देखते हैं, घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है ना। घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है। साहित्य के सभी अंगों के समान उसका आवश्यक गुण रस है। ये किसकी है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार की परिभाषा कहानी की। अगली परिभाषा देखते हैं, कहानी साहित्य का एक विकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कम से कम पात्रों, घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अथवा प्रभाव की सृष्टि करता है। ये किसकी है? डॉक्टर कृष्ण लाल की परिभाषा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कथा सम्राट, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की दृष्टि में देखते हैं परिभाषा। बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी परिभाषा मित्रों पूछी जा चुकी है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के स्वरूप और उसकी आत्मा को स्पष्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपमाएं और सूत्र दिए हैं। उन्होंने क्या कहा? गल्प, गमला या तान, है ना। तो ये हमने कीवर्ड बनाए हैं। पहली परिभाषा में शब्द आएगा गल्प, ठीक है, एक में आएगा तान, एक में आएगा गमला। तो देखते हैं परिभाषा मित्रों जयशंकर प्रसाद की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको कहानी सम्राट, कथा सम्राट कहा जाता है। पहली परिभाषा इनकी है, गल्प एक ऐसी रचना है इसमें जीवन के किसी एक अंग या
मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। मुंशी प्रेमचंद, पहला कथन है यानी पहली परिभाषा है, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। तो प्रेमचंद की ये पहली परिभाषा होगी मित्रों। फिर दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल सजे हुए हों, बल्कि वह गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी के संबंध में दूसरी परिभाषा है। ठीक है, तो पहली वाले में गल्प शब्द ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरे में उद्यान, बगीचा, फूल, है ना, गमला। इस तरह से हम परीक्षा में आ जाए प्रश्न तो सही कर सकते हैं। चलिए तीसरी परिभाषा देखते हैं मित्रों प्रेमचंद की कहानी के संबंध में। कहानी ध्रुपद की तान है। क्या है? कहानी ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। ये मुंशी प्रेमचंद की मित्रों तीसरी परिभाषा है कहानी की। अगली परिभाषा चौथी, सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। क्या कहा चौथी परिभाषा में प्रेमचंद जी ने कि सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार है किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देखा है। तो आज मित्रों इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रमुख कहानी आंदोलन कौन कौन से हैं। ठीक है, और कहानीकारों का जन्म वर्ष कालक्रम देखेंगे, प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है वो सब देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। कहानी विधा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रेमचंद की प्रमुख परिभाषाएं देख ली कहानी के बारे में। अब आगे बात करते हैं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषाएं। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार कहानी की जो परिभाषाएं हैं किस प्रकार दी गई हैं। तो पहली परिभाषा हो जाएगी एलेरी की, है ना। कहानी गुणदौर के समान है जिसमें प्रारंभ एवं अंत का विशेष महत्व होता है ना। ये एलेरी की परिभाषा है। उसके बाद दूसरी परिभाषा देख लेते हैं मित्रों। हम ये पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषाएं देख रहे हैं। फिर दूसरे H.G. वेल्स, इन्होंने क्या कहा कहानी के बारे में? कहानी वह फिक्शन है जो अधिक से अधिक 20 मिनट में पढ़ी जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। छोटी सी परिभाषा दे करके परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि किसकी परिभाषा है। ठीक है, तो H.G. वेल्स की परिभाषा है कहानी वह फिक्शन है जो अधिक से अधिक 20 मिनट में पढ़ी जाए। तीसरी परिभाषा हो जाएगी पाश्चात्य में एडगर एलन पो के अनुसार इन्हें लघु कहानी का जनक माना जाता है ना। लघु कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो एडगर एलन पो को माना जाता है। इन्होंने कहानी की परिभाषा क्या दी है? कहानी अत्यंत संक्षिप्त आकार का वह आख्यान है जो इसलिए लिखा जाता है कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, है ना। तो मित्रों ध्यान रखेंगे इसको, एक ही बैठक में जो पढ़ा जा सके। तो किसकी परिभाषा हो जाएगी? एडगर एलन पो की परिभाषा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में चौथी परिभाषा देख लेते हैं सर ह्यू वालपोल के अनुसार कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें घटना और आकस्मिकता क्षिप्र गति से वस्तुओं का लेखा जोखा हो। ठीक है, पांचवी परिभाषा है हडसन की, लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव रहता है। लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव रहता है। किसकी परिभाषा हो जाएगी? हडसन की हो जाएगी। छठवां है जयपाल सात्र, कहानी जीवन की कतरन। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एकदम छोटी सी परिभाषा है लेकिन परीक्षा में आ जाएगा तो बहुत ही डिस्टर्ब करेगा। जयपाल सात्र की कहानी जीवन की क्या है? कतरन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सातवीं परिभाषा हो जाएगी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कहानी अत्यंत संक्षिप्त अत्यधिक संगठित तथा पूर्ण कथा रूप है। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार ये परिभाषा हो जाएगी। तो 7 परिभाषा हमने देखा किसके अनुसार मित्रों? पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषा। उसके बाद में बात करते हैं कहानी के तत्व। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन कहानी का तत्व नहीं है। यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है, यहाँ से परीक्षा में नेट की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेते हैं कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं मित्रों। कहानी के तत्व
कथा वस्तु, पात्र या चित्रण, देश काल या वातावरण, संवाद या कथोपकथन, ठीक है, जिसको डायलॉग कहते हैं अंग्रेजी में, भाषा शैली, उद्देश्य। ये कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं, ठीक है। इसमें से कोई दे करके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कहानी का तत्व कौन सा है या नहीं है। तीसरा बिंदु हमारा है कहानी के विकास के तत्व या सोपान कौन कौन से हैं? आरंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष और अंत। यहाँ से मित्रों ये दे करके बनाया जा सकता है प्रश्न कि कहानी का तत्व नहीं है, है ना। तो ध्यान रखेंगे आरंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष और अंत, ठीक है। ये कहानी के तत्व हो जाएंगे, है ना। कहानी विकास के तत्व हैं या सोपान कह लो, ये कहानी के तत्व हैं से 6, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कहानी लेखन की शैलियाँ, कौन कौन सी कहानी लेखन की शैलियाँ हैं, इनको देख लेते मित्रों। 11 शैलियाँ हैं। पहली शैली देख लेते हैं वर्णनात्मक शैली, दूसरी आत्मकथात्मक शैली, तीसरी है वार्तालाप शैली, चौथी है पत्रात्मक शैली, पांचवी है डायरी शैली और छठवीं है नाटकीय शैली। तो ये हमारी कहानी लेखन की शैलियाँ हैं। तो 6 इधर हो गई, ठीक है। उसके बाद में इधर देखते हैं 5, 7वीं हो जाएगी पूर्वदीप शैली या फ्लैशबैक शैली में। मित्रों एक क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई। तो पढ़ा होगा, उसने कहा था, नेट में लगी हुई है। कौन सी कहानी है फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है? उसने कहा था 1915 में लिखी गई थी बेटा। मित्रों किसकी है? ये गुलेरी की है, चंद्र शर्मा गुलेरी। ध्यान रखेंगे चंद्र शर्मा की गुलेरी की रचना है। कौन सी? उसने कहा था। तो पूर्वदीप शैली में लिखी गई कहानी उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की हो जाएगी। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे 1915 में है। उसके बाद में 8वीं है भावात्मक शैली, 9वीं है मनोविश्लेषणात्मक शैली, 10वीं है प्रतीकात्मक शैली, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में क्या हो जाएगा, 2 बैलों की कथा, और 2 बैलों की कथा किसकी है? ये प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। हीरा मोती इसमें वो बैलों के नाम हैं, तो ये प्रतीकात्मक शैली हो जाएगी। उसके बाद में 11वीं हमारी है मिश्रित शैली, है ना। सभी शैलियों का जो मिश्रण होता है उसे मिश्रित शैली कहते हैं। तो ये हमने 11 मित्रों कहानी की जो प्रमुख शैलियाँ हैं, ठीक है, उनको देख लिया है। पूर्वदीप शैली जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखते हैं आगे कहानी के भेद, कौन कौन से कहानी के भेद हैं उनको देख लेते हैं। पहला है कहानी का भेद ऐतिहासिक कहानी, चित्रात्मक कहानी, राजनीतिक कहानी, वर्णनात्मक कहानी, समस्यात्मक कहानी, वैज्ञानिक कहानी, है ना। मन के द्वंद्व का चित्रण होता है इसमें, और मनोविश्लेषणात्मक कहानी, ठीक है। ये कहानी के भेद हो जाएंगे। और आगे देख लेते हैं, और प्रतीकात्मक कहानी और सामाजिक कहानी, ठीक है। ये कहानी के भेद हो जाएंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं कहानी की विशेषताएं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार कहानी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता हो जाएगी आकार की लघुता, है ना, यानी आकार में कहानी छोटी होनी चाहिए। संवेदना की एकता, प्रभावकारिता और वैधानिकता, ठीक है। ये कहानी की विशेषताएं हैं, ध्यान रखेंगे। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कहानी से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को हमने देख लिया है। कहानी विधा, है ना, उसकी परिभाषा पहली वाली वीडियो उधर पढ़े हैं। परिभाषा, तत्व, शैलियाँ एवं भेद, ये तत्वों को हमने देख लिया है। तो आशा करते हैं मित्रों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लग रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।